हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आपके कुछ अपकमिंग एग्जाम्स के तैयारी के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि अभी राजभाषा सेक्शन से हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कॉलीग के साथ जरूर शेयर करें। इसके इस वीडियो के लास्ट में जो है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होगा, तो वो उस टॉपिक में सरप्राइज रखना चाह रहा हूँ अभी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ हिंदी टाइपिंग वर्क टू बी डन बाय टाइपिस्ट और स्टेनो टू बिकम एलिजिबल फॉर हिंदी इंसेंटिव अलाउंस। तो यह काफ़ी सरल क्वेश्चन है और काफ़ी अलग सा क्वेश्चन है। मतलब जैसे कि हिंदी में आमतौर पर जो पूछा जाता है उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन है कि हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के लिए, हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए जो टंकक है और आशुलिपिक है उसको कितना टंकण कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक संस्थान है जिसका नाम है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान जो कि राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, अब राजभाषा विभाग के द्वारा आपको पता है कि कुछ योजनाएं चलाई गई हैं जिसमें हिंदी शिक्षण योजना है। हिंदी शिक्षण योजना, अब हिंदी शिक्षण योजना में दो वर्ग है। एक है हिंदी टंकक, हिंदी टंकक जो हिंदी टंकण का कार्य करेगा, और एक है हिंदी आशुलिपिक जो कि हिंदी आशुलिपि का कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए जो है हिंदी इंसेंटिव अलाउंस, जो हिंदी प्रोत्साहन भत्ते का पात्र कौन बनेगा, किसको हिंदी प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, तो इसके तहत जो है हम देख लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली अगर 90% या उससे 95% से कम, 90% से ज़्यादा और 95% से कम है, ठीक है, तो इस केस में जो आपको इंसेंटिव मिलेगा वह कितना मिलेगा। पहले मिलता था 800 रुपये, पहले 800 रुपये मिलता था, जिससे अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 2000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर 95% से 97% है, 95% से ज़्यादा और 97% से कम है, तो इस केस में जो अलाउंस की राशि है वह पहले 1600 रुपये हुआ करती थी, जिसे अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 4000 रुपीज़ कर दिया गया है। ओके, और 97% से ज़्यादा आने पर, 97% से ज़्यादा आने पर जो पहले अलाउंस मिलता था वह 2400 रुपीज़ मिलता था, जिसे अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 6000 रुपीज़ कर दिया गया है। तो ये था हिंदी टंकण के लिए बेसिकली कितना अलाउंस मिलेगा यहाँ पे। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे हिंदी आशुलिपिक के लिए। तो हिंदी आशुलिपिक के लिए जो है 88% से ज़्यादा, 88% और 92% से कम आने पर आपको ये अमाउंट मिलेगा 800, जो पहले मिलता था अभी एट प्रेजेंट में 2000 रुपीज़ मिलेगा। फिर इसके बाद 92% से 92 या उससे ज़्यादा और 95% तक जो है आपको प्रेजेंट में 4000 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, ₹4000। और थर्ड है दैट इज़ 95% से ज़्यादा आने पर आपको 6000 रुपीज़ जो है तो इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है यहाँ पे। मैंने आपको हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपिक के लिए जो इंसेंटिव है उसके बारे में बताया। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या इंसेंटिव है जिसको हम लमसम इंसेंटिव बोलते हैं, दैट इज़ एक मुश्त पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक मुश्त पुरस्कार भी, पुरस्कार या पुरस्कार ना बोल के एक मुश्त जो भत्ता मिलेगा आपको वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो हिंदी शिक्षण योजना में बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे, तो हिंदी शिक्षण योजना के तहत जो हिंदी टंकण है, हिंदी टंकण, उसके लिए आपको पहले 1600 रुपये एक मुश्त मिलता था, जिसे अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया है, दैट इज़ 4000 रुपीज़। ओके, और वैसे ही हिंदी आशुलिपिक के लिए, हिंदी
लिपिक के लिए पहले आपको 3,000 रुपये मिलता था, जिसे अभी बढ़ा के 7,500 रुपीज़ कर दिया गया, एक मुफ्त पुरस्कार। ठीक है, अभी पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हिंदी टंकण में आपको अगर अलाउंस पाना है, ठीक है, इसका बेनिफिशियरी बनना है, तो इसके लिए जो मिनिमम परसेंटेज है, ठीक है, मिनिमम परसेंटेज वह कितना होना चाहिए, दैट इज़ 90% होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी आशुलिपिक के लिए जो यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज है वह कितना होना चाहिए, 88% होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की कि क्वांटम ऑफ हिंदी टाइपिंग वर्क कितना भी करना है। तो उसके लिए आपको 5 नोटिंग पर डे लिखनी है हिंदी में, या फिर 300 नोटिंग जो है तो एक क्वार्टर में लिखना है इन हिंदी। तो एक त्रैमासिक में 300 टिप्पणियाँ और एक दिन में जो है तो 5 टिप्पणियाँ आपको लिखना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रोविजन ऑफ 8th शेड्यूल एग्जिस्ट। तो 8th शेड्यूल के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, आपसे पता होगा, क्योंकि 8th शेड्यूल के अंदर ही जो है तो हमारी जो संविधान के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उन सबको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें टोटल 14 लैंग्वेजेस थी, और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो टोटल 22 लैंग्वेजेस इस 8th शेड्यूल में दर्ज हैं। ठीक है, अब इसमें जो है अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली लैंग्वेजेस जो इसमें इंसर्ट हुई दैट इज़ सिंधी। कौन सी लैंग्वेज इंसर्ट हुई, सिंधी हुई। कब हुई, दैट इज़ इन 1967। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 1967 के अंदर जो है तो इसमें सिंधी ऐड किया गया। फिर उसके बाद जो है तो 3 लैंग्वेज ऐड की गई इसमें। ठीक है, 3 लैंग्वेज कौन कौन सी थी, तो वो भी आप याद रखिए, दैट इज़ कोंकणी थी, फिर मणिपुरी और नेपाली। तीसरी कौन सी थी, नेपाली। तो इसको जो है तो ऐड किया गया इन द ईयर 1992 के अंदर। ठीक है, फिर बाद में 4 लैंग्वेज और ऐड की गई। ठीक है, और इस तरह से जो है टोटल 22 लैंग्वेजेस हुई। 4 लैंग्वेज की बात करें अगर, तो सबसे पहले बोडो हो गई, डोगरी हो गई, और मैथिली हो गई, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये 4 लैंग्वेजेस जो है तो ऐड की गई। कब ऐड की गई, तो इसको भी आपको याद रखना है, 4 लैंग्वेज 2004 में ऐड की गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल के अंदर जो है तो ये 8th शेड्यूल को बार बार बोला जा रहा है। तो आर्टिकल 344 क्लॉज 1 और आर्टिकल 351। ठीक है, तो आर्टिकल 344 क्लॉज 1 तो आपको पता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात करता है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात करता है। तो इसके अंदर जो है तो आप, और 351 जो है तो इंटरनेशनल लेवल पर हिंदी का प्रचार प्रसार। ठीक है, तो हिंदी का जो है प्रचार प्रसार या हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात जो है तो की जाती है। तो बेसिकली ये जो है तो इन दोनों लैंग्वेज, इन दोनों शेड्यूल्स, इन दोनों आर्टिकल्स के अंदर जो है तो आपका 8th शेड्यूल की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडर विच रूल, यहाँ पूछा जा रहा है अंडर विच रूल is the administrative head entrusted with a responsibility for compliance of the Official Language Act and the Official Language Rule। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल तो आपको तैयार करना है एनी हाउ। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 के अंदर टोटल 12 रूल्स हैं, ऑल 12 रूल्स शुड बी बाई हार्टेड। ठीक है, क्योंकि ये नंबर आपके फ्री के नंबर होते हैं तो इन्हें आपको मिस नहीं करना है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द कंप्लायंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रूल। तो जो हमारा राजभाषा का अधिनियम है और राजभाषा के नियम है उनका कंप्लायंस, ठीक है, कि उसके अनुपालना की उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया है यहाँ पे, दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ऑफिस। तो यह किस रूल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल नंबर 12 है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल नंबर 12,
इसके अंदर यह बताया है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस। तो आपको ये याद रखना है रूल नंबर 12, रूल नंबर 12, ठीक है। रूल नंबर 11 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 11 बेसिकली क्या है, दैट इज़ मैनुअल कोड्स, ठीक है, मैनुअल हो गया, कोड्स हो गया, एंड और दूसरे भी लिटरेचर्स हैं, उन सब को जो है तो हिंदी और इंग्लिश में प्रिंट और पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। जितने भी अदर लिटरेचर्स हैं, अदर लिटरेचर शुड बी प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो ये था कोड नंबर, ये था रूल नंबर 11, रूल नंबर 11। अब यहाँ पे जो है रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 5 जो है बेसिकली दैट टेल्स अबाउट व्हाट रिप्लाइज टू द कम्युनिकेशन रिसीव्ड इन हिंदी, रिप्लाइज टू द कम्युनिकेशन रिसीव्ड इन हिंदी, ठीक है। तो इसकी बात जो है तो हिंदी में अगर कोई आपको पत्र मिल रहा है तो उसका जो रिप्लाई है वो हिंदी में ही देना है, रूल 5 के अंदर आपको लिखा गया है। रूल 8 की बात कर लेते हैं। तो रूल 8 में बेसिकली जो है आपका वह बात करता है नोटिंग्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर जो है नोटिंग्स वह किस में लिखी जानी चाहिए, ठीक है। तो उसकी बात हो जाती है रूल नंबर 8 के अंदर। रूल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूल नंबर 6 क्लॉज 2 जो है तो बेसिकली वो है यूज़ ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके सेक्शन 3 ऑफ 3 के अंदर लिखे हुए हैं, सेक्शन 3 ऑफ 3 के अंदर वो सब डॉक्यूमेंट्स जो है तो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पब्लिश होने चाहिए, ठीक है। तो यूज़ ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इन ऑल डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन सेक्शन 3 ऑफ 3। तो सेक्शन 3 ऑफ 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर अगर मैं बात कर लूँ थोड़ा सा तो टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स आते हैं और ऑल 13 डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 107 की बात करेंगे। अंडर विच रूल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज 1976 एन एम्प्लॉय में सबमिट एन एप्लीकेशन अपील और रिप्रेजेंटेशन इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर कोई कर्मचारी है उसको अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन, ठीक है, तो आवेदन हो गया, अपील हो गया, और रिप्रेजेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी आप नोट कर लीजिए, बोलते हैं क्या, अभ्यावेदन, अभ्यावेदन। तो अभ्यावेदन को हिंदी या इंग्लिश में देना है। यह किस रूल में लिखा हुआ है? रूल नंबर 8 अभी आपको बता दिया मैंने, नोटिंग्स इन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। रूल नंबर 5 भी हमने अभी डिस्कस कर लिया, रिप्लाइज टू कम्युनिकेशन रिसीव्ड इन हिंदी। रूल नंबर 7 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 7 इज बेसिकली अप्लीकेशन, अपील और रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ बाय द एम्प्लॉय सबमिटेड इन हिंदी और इंग्लिश। सो रूल नंबर 7 इज द राइट आंसर। रूल नंबर 9 की हमने बात कर ली है। रूल नंबर 9 बेसिकली इज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। क्या है? प्रोफिशिएंसी इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो हिंदी में प्रवीणता, हिंदी में प्रवीणता कब कहलाएगी? और रूल नंबर 10 की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे लगे हाथों, दैट इज़ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, ठीक है। तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, ये किस में लिखा है? रूल नंबर 10 के अंदर, ठीक है, कि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। एक तो हो गया कार्य साधक ज्ञान, तो कार्य साधक ज्ञान 10 नंबर में होगा, और जो प्रवीणता पहले आ जाएगी 9 नंबर में, ठीक है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू बी इशूड इन द बाइलिंगुअल फॉर्म? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि सेक्शन 3 ऑफ 3, ठीक है, और सेक्शन 3 ऑफ 3 का जिक्र जो है बेसिकली अगर मैं रूल के अंदर बात करूं, ठीक है, तो रूल के अंदर रूल 6 क्लॉज 2, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 6 क्लॉज 2 के अंदर जो है इसको रेफर किया गया है, ठीक है, कि जो सेक्शन 3 ऑफ 3 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है वह ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 क्लॉज रूल नंबर 6 क्लॉज 2 के अंदर बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 13 डॉक्यूमेंट्स हैं आपको याद होगा, दैट इज़ रिजोल्यूशन हो गया, ठीक है, जनरल ऑर्डर हो गए, रूल्स हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए, ठीक है, नोटिफिकेशंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स, प्रेस कम्युनिक्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल पेपर,
ऑफिशियल पेपर दैट लेड डाउन इन द हाउसेस और हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, अग्रीमेंट हो गए, ठीक है, लाइसेंस हो गए, परमिट्स हो गए, ओके, नोटिसेस हो गए, फॉर्म्स ऑफ टेंडर्स हो गए। तो ये सब कुल मिला के टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में मेंशन किया गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, मेंशन द नेम ऑफ राजभाषा पदक टू बी गिवन टू सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और हायर ऑफिशियल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता होगा कि जो राजभाषा पदक है यहाँ पे एसएजी या उससे हायर ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है, वह बेसिकली रेल मंत्री राजभाषा पदक है। कौन सा है? रेल मंत्री राजभाषा पदक। और यह लगभग जो है तो 30 ऑफिसर्स जो एसएजी ऑफिसर्स हैं, एसएजी ऑफिसर्स और अब जितने भी ऑफिसर्स हैं तो उनको दिया जाता है, ठीक है, पदक टू बी गिवन टू एसएजी और हायर ऑफिशियल्स। तो वह कौन सा है? रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक, रजत अवार्ड, ठीक है, रेल मंत्री रजत पदक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक इसी के साथ में, आपको पता होगा कमलापति, दैट इज कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक है, स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक। यह अबव जो एसएजी ऑफिसर्स हैं, अबव एसएजी ऑफिसर्स उनको दिया जाता है, ठीक है, जनरली हिंदी के प्रयोग और प्रसार में जिनका अभूतपूर्व योगदान है, ठीक है। तो यह एक पदक दिया जाता है, गोल्ड मेडल, ओके, और यह 30 ऑफिसर्स के लिए दिया जाता है यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विसाज प्रोविजन रिगार्डिंग द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द कोर्ट। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो आर्टिकल 345, 346, 350 और आर्टिकल 348। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज आर्टिकल 348, ठीक है। तो आर्टिकल 348 के अंदर जो है बेसिकली ये लिखा हुआ है कि हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस जो है तो आपकी कोर्ट के अंदर यूज़ की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 103। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द पर्सनल पे गिवन फॉर द पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी टू स्टेनोग्राफर हुज मदर टंग इज नॉट इन हिंदी। तो हिंदी आशुलिपि पास करने के पर आशुलिपि जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उनको दे वैयक्तिक वेतन, ठीक है, दे वैयक्तिक वेतन पर्सनल पे वह कितना है? तो बेसिकली इनको जो है तो पर्सनल पे इक्विवेलेंट टू 2 इंक्रीमेंट्स फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए, यह 1 ईयर के लिए आपका पर्सनल पे इक्विवेलेंट टू 2 इंक्रीमेंट्स, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर ये मिलता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा रहा है इन विच ऑर्डर फॉर्म्स यूज्ड बाय द पब्लिक आर टू बी प्रिपेयर्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो है तो दिस शुड बी प्रिपेयर्ड इन ट्राइलिंगुअल फॉर्म, दैट इज अ रीजनल लैंग्वेज फर्स्ट, देन हिंदी, देन इंग्लिश। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड मेनी टाइम्स रिपीट। नेक्स्ट है हु और ऑल द एम्प्लॉयज क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी ए। तो कैटेगरी ए के अंदर बेसिकली ऐसे एम्प्लॉयज़ आते हैं जिनकी मातृभाषा जो है वो क्या है? हिंदी है या हिंदुस्तानी या उनकी जो बोली है, ठीक है, हिंदी या हिंदुस्तानी या उनकी बोली, ठीक है। सो दोज एम्प्लॉयज़ हुज मदर टंग इज हिंदी और हिंदुस्तानी और इट्स डायलेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एसएफसी के बारे में पूछा गया है। एसएफसी इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन दैट इज कैलकुलेटेड ऑन 1000 पर GTKM, ओके। सो 1000 GTKM हो गया, इट इज़ वेरी सिंपल, 1000 GTKM। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं यहाँ पे एसएफसी के बारे में, दैट इज़ बेसिकली स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। जैसा कि आपको बताया मैंने, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ व्हाट फ्यूल इकोनॉमी, इट इज़ इंडिकेटर ऑफ फ्यूल इकोनॉमी
जनरली मैंने आपको बताया कि यह जो है लीटर पर 1000 GTKM में मीजर किया जाता है। ठीक है, लीटर मतलब क्या कि HSD ऑयल की जो क्वांटिटी है, ठीक है, हाई स्पीड डीजल कितने लीटर्स पर 1000 GTKM। ओके, सो अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ वर्क डन। तो ये फ्यूल का कंजम्पशन हो गया, अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड, ठीक है, डिवाइड बाई पर यूनिट व्हाट वर्क डन। तो यहाँ पे जो वर्क डन है दैट इज़ 1000 GTKM। ओके, जितना SFC कम होगा, लोअर द SFC, बेटर फ्यूल इकोनॉमी, बेटर फ्यूल इकोनॉमी, ये आपको पता होगा। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दैट इज़ SFC के साथ में जैसा कि आपको बताया लीटर्स पर 1000 GTKM। GTKM का मतलब हो गया किलोमीटर अर्नड विथ ग्रॉस टनेज हॉल्ड, ठीक है, इंक्लूडिंग द वेट ऑफ लोकोमोटिव। सपोज जैसे ये लोको हो गया और लोको के साथ में ये पूरा फॉर्मेशन हो गया ट्रेन का, दिस इज अ फॉर्मेशन एंड दिस इज अ लोकोमोटिव। ओके, तो 1000 GTKM को हॉल करने में, खींचने में, ओके, दैट इज़ 1000 ग्रॉस टन का ये लोड हो गया यहाँ पे, और 1 किलोमीटर ये खींच रहा है इसको। इसमें जो आपका फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, फ्यूल कंज्यूम दैट इज़ द वर्क डन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे। HSD आपको बता दिया मैंने, HSD इज हाई स्पीड डीजल। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो SFC है दैट इज स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन फॉर शंटिंग सर्विसेज इज नॉट कैलकुलेटेड, फॉर शंटिंग सर्विसेज इज नॉट कैलकुलेटेड। ओके, यहीं पे एक SFC जैसे आया हुआ है वैसे ही SEC होता है, SEC जैसे दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन। ओके, सो बेसिकली जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन है दैट इज़ उसकी जो यूनिट है किलो वाट आर पर 1000 GTKM। वहाँ पे लीटर पर 1000 GTKM था, यहाँ पे जो इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन की वह किलो वाट आर पर 1000 GTKM होगी। ओके, तो किलो वाट आर जो कंज्यूम्ड पर यूनिट वर्क डन, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 किलोवाट आवर में कितना कंज्यूम हो रहा है, तो ये SEC से आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SEC जो है बेसिकली जो फिगर है, जैसे EMU कोचेस जो हो गए हमारे, वहाँ पे SEC निकाला जाता है, या कुछ पैसेंजर कोचेस हैं, ठीक है, पैसेंजर कोचेस जो HOG मोड में चल रहे हैं, हेड ऑन जनरेशन के मोड में चल रहे हैं, तो उनके निकाले जाएंगे। ओके, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, SEC और SFC, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ PFT। तो PFT इज़ नथिंग बट अ प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, ये तो आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट आर द ECR नोट्स। तो ECR इज़ नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉनिक कैश रिमिटेंस नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश रिमिटेंस नोट। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा जा रहा है शंटिंग चार्जेस आर राउंड ऑफ एट द एंड ऑफ। तो शंटिंग चार्जेस की जो कैलकुलेशन है और राउंडेड ऑफ एट द एंड ऑफ एवरी 10 days। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज डू नॉट वर्क ऑन EOL बेसिस। EOL बेसिस दैट इज इंजन ऑन लोड, इंजन ऑन लोड बेसिस पर वर्क नहीं करते, ठीक है। तो गवर्नमेंट साइडिंग, प्राइवेट साइडिंग, नेशनल साइडिंग, ऑल ऑफ दिस। तो प्राइवेट साइडिंग्स और नॉट वर्क ऑन EOL बेसिस। एक और पॉइंट EOL में नोट करने वाली बात है कि EOL के अंदर जो लोको की अवेलेबिलिटी है, ओके, सो द ट्रेन लोकोमोटिव, ट्रेन लोको विल रिमेन अवेलेबल, ओके, will remain available during loading and unloading operations, unloading operations in terminal. It is very important.
तो यहाँ पे जो ये टर्मिनल की बात हो रही बेसिकली, दैट टर्मिनल्स इज GCT, दैट इज गति शक्ति टर्मिनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइमरी यूनिट 7 रिप्रेजेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो प्राइमरी यूनिट 7 है वह क्या है, तो दैट इज CRRM। ओके, CRRM बेसिकली यह क्या है, आपका जो है क्रेडिट है फॉर रेलवे रिलीज मटेरियल। ठीक है, मटेरियल, so it is very important, CRRM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड सेल वैल्यू इज इनिशियली बुक्ड टू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बुक वैल्यू और सेल वैल्यू जो है उसका डिफरेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे दो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का मतलब आपका क्या हो गया, दैट इज़ वैल्यूज रिकॉर्डेड इन रेलवे बुक, है ना। तो आपका वैल्यू रिकॉर्डेड इन रेलवे बुक, या जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट हो गई दैट इज़ बुक वैल्यू। और सेल वैल्यू बेसिकली दैट इज़ व्हाट, तो एक्चुअल अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल और ऑक्शन, है ना। तो ऑक्शन करने पर जो है उसका ऑन द अकाउंट ऑफ ऑक्शन कितना उसका अमाउंट जो है बना वो, ठीक है, अमाउंट रियलाइज्ड, ठीक है, ऑन ऑक्शन, दैट इज़ व्हाट सेल वैल्यू। सो इसका जो डिफरेंस होगा बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, दैट इज़ इनिशियली बुक्ड टू व्हाट, वह क्या होगा, सस्पेंस में जाएगा। ठीक है, और इसको हम अगर बात करें तो इसको हम बुक कर सकते हैं, दैट इज़ अंडर स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन ओवर अनदर इज नोन एज व्हाट। सो द कॉस्ट ऑफ सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन over another is known as opportunity cost. So option number C is the right answer. Okay. So वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आपसे जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसके बारे में जो है तो हम बात करते हैं।